हेलो एंड वेलकम गाइज, ये है आरटीजी सीरीज बिजनेस स्टडीज डे 1 वीडियो नंबर 2। एक वीडियो आपको सुबह मिली थी जहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और फर्स्ट पार्ट कवर किया था। ये शाम की वीडियो है जब हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो जल्दी से चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज उठाने वाले हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के बारे में हमने सुबह भी कुछ बातें करी थी, उसको और आगे लेके जाएंगे, उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए या जितना प्रॉफिट हमको चाहिए उतना नहीं होगा, उससे कम है, या फिर और इवन लॉस। यहां पे बात हो रही थी कि कम प्रॉफिट होने की। भाई यहां तो प्रॉफिट है ही नहीं, हम लॉस में ही चले गए हैं, माइनस में ही चले गए हैं। तो वो सिचुएशन जहां पे कम प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो जाए, किसके कारण? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब ऐसी चीजें जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ऐसे कोई इवेंट्स घटित हो जाएं, ऐसी कोई बातें हो जाएं जो हम पहले से नहीं बता सकते, पहले से उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी वजह से होने वाली जो हमारे इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या उसकी वजह से होने वाला जो हमारा लॉस है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मैंने आपको बोला था अनाउंसमेंट वीडियो में, जब इसकी अनाउंसमेंट करी थी आरटीजी सीरीज की 25 दिसंबर पिछले साल 2020 को, तो मैंने ये बोला था कि अपने साथ पेन और नोटबुक लेके बैठो और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जो जो मैं मार्क कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, वैसे वैसे आप करते रहो। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे एग्जाम के टाइम के लिए। यहीं पे समझ में भी आएगा, नोट्स भी तैयार होंगे। तो आई होप आप वो लोग कर रहे हो। मैं हर वीडियो में याद दिलाता हूं कि करो करो करो, भूलने की आदत है यार तुम लोग को, इसलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है? सबसे पहले इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमने अभी देखा ऊपर वाली डेफिनेशन में कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉस होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो वही बात है, मीनिंग ही नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। तो वहीं से पॉइंट आया कि इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या कोई चेंज इन डिमांड हो गई। फैशन में से कोई आप जो सामान बेचते थे वो फैशन में से निकल गया, नया फैशन आ गया, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई। इन चीजों को पहले से नहीं बता सकते कि ऐसे होने वाला है, 1 साल बाद होएगा, 2 साल बाद होएगा, इस पर्टिकुलर डेट को होएगा। तो ऐसी चीजें ये अनसर्टेनिटीज है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस रिस्क पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अरे बाबा, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। हमने सुबह भी देखा था कि हम रिस्क को एक लाइन पढ़ी थी हमने कि वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन मिनिमाइज इट। कैन नॉट अवॉइड बट कैन मिनिमाइज। हम रिस्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते बिजनेस में से, इसलिए वो बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवा के हम रिस्क खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, मतलब बड़ा बिजनेस होगा, लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल। अगर बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क ज्यादा, अगर जितना छोटा बिजनेस उतना रिस्क कम। क्योंकि अगर लॉस हो भी जाता है, बिजनेस बंद भी करना पड़ता है, तो बड़े बिजनेस में बड़ा पैसा लगा हुआ है, सारा डूब जाएगा। और अगर छोटा बिजनेस है तो कम पैसा लगा हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, उस हिसाब से रिस्क डिटरमाइन होगा। साइज की बात हो गई। नेचर कैसे? मतलब कहीं आप कोई ऐसा सामान तो नहीं बेच रहे जो बड़ी जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाता है, जैसे कपड़े, उसका नए फैशन आते ही रहते हैं। तो अगर आपने अपनी शॉप में, अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में नए फैशन को जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया, जल्दी जल्दी नहीं आपने इंटीग्रेट किया, तो आप पीछे रह जाओगे, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इस चीज को हम 12th में पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरमेंट वाले चैप्टर में। अभी के लिए हमारी सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो 3 नेचर थे बिजनेस रिस्क के जो हमने देखे, अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पे।
सबसे पहला कॉज क्या होता है? सबसे पहला कॉज इज नेचुरल कॉज, मतलब वो चीजें जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल है। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आपके मेरे या किसी भी फलाना आदमी के हाथ में नहीं है, उसे जब आना है वो आएगा और डिस्ट्रक्शन करके जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं उसको कहते हैं नेचुरल कॉज। ह्यूमन कॉज नेक्स्ट है, ह्यूमन कॉजेज ऑफ रिस्क। ह्यूमन कॉज क्या होते हैं? इंसान की वजह से जो कॉजेज होते हैं, जैसे कोई थेफ्ट कोई इंसान ही करेगा, भूत तो आके चोरी करने वाला नहीं है। स्ट्राइक कोई इंसान ही करेगा, मेनली लेबर करेगी। केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को कोई काम दिया था उसने किया नहीं, यहां पे केयरलेसनेस के साथ आ सकता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब उसकी इग्नोर कर दिया उसने, कुछ चीज उससे बोला था उसने किया नहीं या उल्टा सीधा कर दिया, उस वजह से भी कंपनीज को लॉस हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी है टाटा की, जहां पे रतन टाटा जी की कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की वजह से उनका कई लाख रुपए डूब गए थे। तो खैर वो जब हम बिजनेस लेसन देखते हैं उसकी बात आती है, वो बाद की बात है, ह्यूमन रिसोर्स की बात है, क्लास 12th में शायद मैं जिक्र करूंगा। तो वहां पे एग्जांपल था कि एम्प्लॉय की वजह से भी कंपनीज को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब ऐसे कॉजेज जो इकोनॉमी में ही आ रहे हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी एट अ लार्ज में आ रही हैं। जैसे फ्लक्चुएशन इन डिमांड, हमने अभी बात करी कि डिमांड चेंज हो गई है गुड की, ठीक है, या फिर उसका गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो बेकार हो गई है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर नया कंपटीशन आ गया है मार्केट में, पुराना कंपटीशन चला गया, कुछ भी हो, इनमें से ये सारे फैक्टर्स लॉस के कारण बन सकते हैं। तो ये हो गए इकोनॉमिक कॉजेज। नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉज जो हमारे पास है वो है अदर कॉजेज। तो इन तीनों के अलावा जो भी बाकी बचे वो सारे अदर कॉजेज, जैसे अनफोर्सीन इवेंट जिनके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, जैसे कि हो गया कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है, या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, कोई मशीन खराब पड़ गई अपनी फैक्ट्री में, तो उसको हम पहले से नहीं बता सकते ना, उसके लिए हम पहले से तैयार भी नहीं हो सकते। ऊपर वालों के लिए तो चलो पहले से तैयार हो जाओ, लेकिन ये अदर कॉजेज के लिए हम पहले से तैयार भी नहीं हो सकते। तो वो ये सारे टाइप्स हैं कॉजेज बिजनेस रिस्क के हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो है टाइप्स ऑफ रिस्क। तो कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं? 4 टाइप के रिस्क होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क? इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। मतलब ऐसे इवेंट्स या ऐसा रिस्क जो जिसमें 50-50 चांसेस हो, 50% चांसेस है कि प्रॉफिट देके जाए, 50% चांसेस है कि लॉस देके जाए, मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉज देखते हैं तो इकोनॉमिक कॉज में आता है फ्लक्चुएशन इन डिमांड। डिमांड, हम जो गुड्स बना रहे थे उससे निकल के किसी और गुड्स की भी डिमांड बढ़ सकती है, और किसी और गुड्स की डिमांड निकल के हमारी गुड की डिमांड भी में भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना, अगर मैं टी शर्ट्स बना रहा हूं तो टी शर्ट्स तो चेंज इन, यहां पे लिखा है फ्लक्चुएशन इन डिमांड, यहां पे ये नहीं लिखा है इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ्लक्चुएशन इन डिमांड की बात हो रही है, तो मतलब डिमांड बढ़ भी सकती है हमारे गुड की डिमांड कम भी हो सकती है। ऐसे ही हमारे गुड्स के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, हमारे गुड्स के प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। अगर कम हो गए तो लॉस, अगर बढ़ गए तो प्रॉफिट। टेक्नोलॉजी हमारे फेवर में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कंपटीशन मार्केट से जा भी सकता है और मार्केट में आ भी सकता है। तो ये जो कॉजेज हैं ये 50-50 पॉसिबिलिटी लेके आते हैं प्रॉफिट और लॉस की। नेक्स्ट है प्योर रिस्क, जहां पे प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं है, 100% चांसेस ऑफ लॉस, होगा तो लॉस ही होएगा। ऐसे रिस्क को कहते हैं प्योर रिस्क। जैसे मेनली ड्यू टू फायर, कोई आग वाग लग गई गोडाउन में तो लॉस ही होना है। आग से हमारा गुड्स बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है, हम कोई पटाखे तो बना नहीं रहे, मतलब वो वाले पटाखे तो बना नहीं रहे जो आग लग के बड़े होते हैं। आता ना वो क्या सांप की गोली, कोई ऐसी कुछ बोलते हैं, वो इतनी सी होती है, आग लग के इतनी बड़ी हो जाती है। तो व्हाटएवर, तो हम कोई ऐसा गुड तो बना नहीं रहे जो आग लग के और बड़ा होगा, आग लग के गुड कम ही होएगा ना। तो ये वो वाले रिस्क हैं जो 100% चांसेस ऑफ लॉस के साथ आते हैं। और ह्यूमन कॉजेज में आता है थेफ्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। तो ऐसी रिस्क भी, मतलब थेफ्ट हो, चोरी होगी तो कुछ ना कुछ कम ही होएगा, लॉस ही होएगा हमारा। अगर स्ट्राइक हो गई लेबर्स की तो भाई वो सामान नहीं बना रहे, हमारी प्रोडक्शन रुक गई तो सेल रुक गई तो पैसा आना बंद हो गया, मतलब लॉस। तो ये सारी चीजें वो
बेसिकली वो रिस्क जो 100% लॉस ही लाए हमको। नेक्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क। ये नीचे के दो रिस्क का ऊपर वाले दो रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही ये उसके कैटेगरी में है। इंश्योरेबल रिस्क कैन बी अ प्योर रिस्क एज वेल। प्योर रिस्क कैन बी एन इंश्योरेबल रिस्क एज वेल। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, वो रिस्क जो जिसका हम इंश्योरेंस करवा सके, विच कैन बी इंश्योर्ड, वो उस रिस्क को कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क। मतलब एक ऐसा रिस्क जिसकी पॉसिबिलिटी हमको पता हो, पॉसिबल टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। रिस्क कितना होगा, कब होगा, कितने परसेंट का होगा लॉस हमको, ठीक है, रिस्क या लॉस एक ही बात है। ऐसे रिस्क या ऐसे लॉसेस को कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क, क्योंकि हमको पता है कि रिस्क होने वाला है, इसलिए हम उसको पहले से ही इंश्योर करवा के चले। जैसे फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है, हमको पता है कि फायर लगेगी तो हमारा लॉस ही लॉस है, और लॉस के अलावा प्रॉफिट होएगा ही नहीं, लॉस ही होएगा। तो हम अच्छा है ना कि हम फायर के अगेंस्ट खुद को अभी से ही इंश्योरेंस करवा के चलें, ताकि आगे जाके अगर कभी फायर लगे भी तो भी हमारे पास इंश्योरेंस का पैसा मिले। तो ऐसे रिस्क जिसका 100% चांसेस लॉस ही होना है, उसको हम इंश्योर करवा सकते हैं। नॉट ऑल बट मैक्सिमम। अनइंश्योरेबल रिस्क मतलब ऐसा है रिस्क जिसको हम इंश्योर नहीं करवा पाए, मतलब पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम पता ही नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने ये बात करी स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है, मेनली ये दोनों एक ही तरीके के हैं, जिसमें 50-50 चांसेस होता है। अब इंश्योरेंस करवाओगे लॉस के अगेंस्ट, अब ठीक है, इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट होगा, लॉस के अगेंस्ट। लॉस होगा तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसे रिस्क जो लॉस लेके ही नहीं आए, उसके खिलाफ तो तुम इंश्योरेंस करा ही नहीं सकते, क्योंकि जब लॉस होएगा ही नहीं तो इंश्योरेंस का क्या फायदा, इंश्योरेंस का कोई पॉइंट ही नहीं रहा ना फिर तो, अगर लॉस होएगा ही नहीं तो जैसे चेंज इन डिमांड, प्राइस, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, इसके खिलाफ आप करवा ही नहीं सकते इंश्योरेंस, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि डिमांड में अगर चेंज होएगा तो वो हमारे फेवर में होगी, हमारे अगेंस्ट में होगी, इसलिए इनके खिलाफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो 4 टाइप्स के हमने रिस्क पढ़े, स्पेक्युलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, तब तक फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और ये देखो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, पूरा लिखने का टाइम दूंगा, आगे का पूरा चैप्टर बस इसी स्लाइड में खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी, फटाफट एक्सप्लेन करेंगे। पता है स्पेशलिटी क्या है, हमारी स्पेशलिटी है कि बड़े से कंटेंट को ना इतना छोटू से बना के आपके सामने रखेंगे कि आपको उसे डर लगना बंद हो जाएगा। अब किताब में देखो तो ये पूरा 6, 7, 8 पन्नों का कंटेंट है, एक चार्ट में मैंने समराइज कर दिया है। बस वही एक रिक्वेस्ट है जो मैंने पिछले सब्जेक्ट में भी करी थी, कि जहां जहां मैं अपना पेन चलाऊं से वहीं ध्यान हो, इधर उधर ध्यान भगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगी। जहां मेरा पेन पॉइंट करेगा बस वहीं आपको अपनी आंखें रखनी है, अपना ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है या कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस है व्हाटएवर, तो बिजनेस की एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों के आगे और भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। पहले इंडस्ट्री को देख लेते हैं, इसका मतलब और आगे के सब पार्ट्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। जो मेन बात जो यहां पे ध्यान देने की है वो है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल गुड्स। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कंसर्न है, मतलब जिसका पूरा ध्यान है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू यूजफुल गुड्स, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। इसके आगे जाके 3 पार्ट्स हैं, या मैं कहूं 3 सब पार्ट्स हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में ये इंडस्ट्री डील करती है, एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इंडस्ट्री डील करती है। मतलब इस इंडस्ट्री में क्या 2 काम होते हैं। पहला एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल,
नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके भी आगे दो सब पार्ट्स हैं। एक है एक्सट्रैक्टिव, अभी मैं हटूंगा तो देखना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड देन जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, ये लाइन ऊपर से चली गई। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, नाम से आपको आधी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है विच एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट, नीचे से निकालना, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो ये इंडस्ट्री का काम है, एक्सट्रैक्शन और ड्रॉ आउट ऑफ रॉ मटेरियल। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आर ईदर कंज्यूम्ड, और या तो ये डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, या फिर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। दूसरी इंडस्ट्रीज में, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरीके से इसका प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये रिलेटेड है टू रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे ही रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कौन सी इंडस्ट्री डील करती है, उसको ये जेनेटिक इंडस्ट्री डील करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कहती है, यूज रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड टू मेक गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये वो इंडस्ट्री है जो कि एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज, मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने रिसोर्सेज निकाले थे, उस एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज को यूज करती है फाइनल गुड्स बनाने में, जो कि एट लास्ट फाइनल कंजम्पशन के काम आएंगे। मतलब फाइनली गुड्स बन जाते हैं इस इंडस्ट्री में आके, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आके। दो टाइप्स इसके आगे हैं, दो सब पार्ट्स। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री छोटा है, पहले इसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब बिल्डिंग दी बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी इतनी फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं, तो बिल्डिंग, उन बिल्डिंग को बनाना। तो बिल्डिंग दी बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, व्हाटएवर, जितना भी सब कुछ आप देख रहे हो, उस सब का कंस्ट्रक्शन करना। कैसे? बाय द आउटपुट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आउटपुट्स से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपना काम करती है। तो अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। कन्वर्ट सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। कन्वर्ट सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहले इसमें जो टाइप आता है वो एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके भी आगे जाके पार्ट्स हैं। तो क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, ये देखो लाइन आ रही है ना यहाँ से। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री आ रहे थे इंडस्ट्री में से, ऐसे ही ये एनालिटिकल आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में से। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल इज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एनालिटिकल, देखो नाम से, एनालाइज करना। हाउ डू यू एनालाइज? किसी चीज को एनालाइज कैसे करोगे? उसको देखोगे, आराम से ऑब्जर्व करोगे, उसे खोल खोल के देखोगे, ऐसे करके तुम उसको ऑब्जर्व करोगे। तो वही काम है इस इंडस्ट्री का। रॉ मटेरियल को सेपरेट करती है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में। रॉ मटेरियल इज सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, उसका नाम है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। व्हाट? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देखो नाम से पता चले, सिंथेटिक फाइबर होता है, कपड़ा होता है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, क्लॉथ होता है बेसिकली। तो सिंथेटिक क्लॉथ कैसा होता है? उसमें अगर आपने उसकी फोटो वगैरह कभी देखी हो, ईवीएस वगैरह सब्जेक्ट में पहले करवाया जाता था, तो सिंथेटिक जो कपड़ा होता है उसमें कई सारे मैं कहूँ वायर्स भी नहीं, बट कई सारे पतले 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 पतली 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 सी तार जैसे होते हैं, और फिर उन सबको एक दूसरे के में से ऊपर नीचे करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री में क्या है? टू और मोर मटेरियल्स आर कंबाइंड और मिक्स्ड टुगेदर। दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उससे फिर सिंथेटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, काम होता है। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब मिक्सिंग और कंबाइनिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या मतलब? आपने साइंस में पढ़ा होगा, नॉट वेरी लेट, बट
आई थिंक 8 या 9th में हमने पढ़ा था, जिसमें एक बहुत बड़ा सा केज था, उसको क्या कहते थे हम, स्टेजेस के बेसिस पे उसकी रिफाइनरी होती थी ऑयल की, या फिर फोटो मेरे को मिलेगी तो मैं साइड में फ्लैश करवा दूंगा, क्या कहते थे उसको, सक्सेसिव ऑयल सैचुरेशन लिक्विडेशन, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। तो उस पे स्टेजेस, पहले पेट्रोल को गर्म करते थे और उसको भाप बनाते थे, और नीचे से वो भाप छोड़ते थे, और भाप जैसे जैसे ऊपर जाती थी वो ठंडी होती रहती थी। तो एक लेवल पे ठंडी हुई तो जो ठंडी हो गई वो पानी बन गई, वो अलग निकल गई। थोड़ी देर बाद थोड़ी और कुछ और पार्टिकल्स ठंडे हो गए, वो पानी बन गए, वो बाहर निकल गए। फिर थोड़े और पार्टिकल्स ठंडे हो गए, वो पानी बन गए, वो बाहर निकल गए। तो ऐसे सक्सेसिव स्टेजेस पे एक एक स्टेज पे थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से ठंडे होते रहते थे, वो बाहर निकलते रहते थे, जिसकी वजह से एक पेट्रोल होता था, और उसके फिर लास्ट में जाके कई सारे उस पेट्रोल के अंदर से ही बहुत सारे एलिमेंट्स निकल जाते थे। तो ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। कई सारे स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज में कुछ सामान बना, फिर वो सामान सेकंड स्टेज में गया, फिर कुछ और बना, फिर थर्ड स्टेज में गया, या ऐसे कई सारे स्टेजेस होते हैं जिसके एंड में फिर हमारे पास फाइनल गुड्स निकल के आता है। तो इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में हमको मिलती है वो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये तो भैया सोशल साइंस में हमने बहुत देखा है, फोर्ड मोटर्स वालों ने, हेनरी फोर्ड ने चालू किया था गाड़ियों की असेंबली लाइन। पहले कई दिन लगते थे एक एक गाड़ी बनने में, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं उससे रिलेट कर रहा। पहले कई सारे दिन लगते थे एक एक गाड़ी बनने में, अब एक एक दिन में 40 गाड़ी बन जाती हैं। और आज की सिचुएशन तो एक एक दिन में कई 100 गाड़ियां बन जाती हैं, कई 1000 गाड़ियां बन जाती हैं। तो असेंबली लाइन मतलब फर्स्ट एक बेल्ट चलती रहेगी, और उस बेल्ट पे हर कोई अपनी 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 जगह पे खड़ा है, और वो कुछ ना कुछ सामान ऐड करता रहता है उसमें। जैसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट हूं, तो मैंने कुछ सामान ऐड किया, वो बेल्ट चली, वो सामान आगे गया, सेकंड बंदे ने उसमें कुछ ऐड किया, फिर बेल्ट चली, वो आगे गया सामान, फिर थर्ड बंदे ने उसमें कुछ ऐड किया। तो ऐसे धीरे धीरे हर एक बंदा अपना जो भी उसके पास है उसको ऐड करता जाता है, और फाइनली कुछ सामान बन के हमारे पास सामने आता है। तो वेरियस पार्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स एक साथ आ जाते हैं, आर ब्रॉट टुगेदर टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी हो गया, मतलब अभी देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री पढ़ा, उसका मीनिंग, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 इंडस्ट्री के सब पार्ट्स थे। प्राइमरी का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके 2 सब पार्ट्स देखे। सेकेंडरी उसका मीनिंग पढ़ा, और फिर उसके 2 सब पार्ट्स देखे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 पार्ट्स थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, हमने ये देखा। कंस्ट्रक्शन, फिर हमने कंस्ट्रक्शन देखा। अब हमारी बारी है टर्शियरी देखने की। तो प्रोवाइडिंग सर्विस फैसिलिटी। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जो इन दोनों की हेल्प करती है सामान को बनाने में, यूज करने में। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, तो वो सारी फैसिलिटी जो कि इन दोनों को प्रॉपरली काम करने में मदद करेंगी, वो टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है। तो इंडस्ट्री वाला पूरा पार्ट क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं कॉमर्स वाले पार्ट पे। तो कॉमर्स क्या होता है, एक्टिविटी नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक कह सकते हो प्रोड्यूस हो रहे थे, बन रहे थे। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, अदला बदली हो रही है, कोई किसी से खरीद रहा है, कोई किसी को बेच रहा है। तो फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड देखते हैं, ट्रेड का क्या मतलब है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करना, ये मतलब होता है ट्रेड का। ट्रेड के आगे जाके फिर 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो विद इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री के, एक नेशन के अंदर अंदर में ही जो ट्रेड हो जाता है उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज में जो ट्रेड होता है, 2-3 कंट्री मिलके जो ट्रेड करती हैं उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड के फिर आगे जाके 2 पार्ट्स हैं, होलसेल एंड रिटेल।
हम लोग इनसे नए नहीं है, इन शब्दों को हमने पहले भी सुना है। होलसेल का क्या मतलब होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। बाइंग एंड सेलिंग, देखो ट्रेड का मतलब भी बाइंग एंड सेलिंग, उसके अंदर ये दोनों तो पार्ट्स थे खैर, कि जो बाइंग एंड सेलिंग कंट्री के अंदर हो और जो बाइंग एंड सेलिंग कंट्री के दो कंट्री के बीच में हो, मतलब कंट्री के बाहर हो। कंट्री के अंदर देखो तो बाइंग एंड सेलिंग एक लार्ज क्वांटिटी में फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, पर्पस ऑफ रीसेल। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं। तो यहां पे हम बड़ी बड़ी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, बेचते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल के लिए, मतलब दोबारा उसको बेचने के लिए उसको खरीदते हैं। और वेयर एज रिटेल में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटीज में चीजों को खरीदा जाता है ताकि फिर हम उसको अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच सकें, एंड सेलिंग देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। होलसेल और रिटेल का मतलब क्लियर हुआ। अब आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रेड हमने बताया दो कंट्रीज के बीच में, इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट मतलब परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री से सामान खरीदना इज इंपोर्ट। सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज, दूसरे को सामान बेचना इज एक्सपोर्ट। एंड बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू सेल इट टू अनदर कंट्री इज इंट्रापोर्ट। मतलब किसी दूसरी कंट्री से सामान लेना और फिर उसको किसी दूसरी कंट्री को बेचना इज इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट मतलब किसी से लेना, दूसरी कंट्री से लेना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को देना, और इंट्रापोर्ट मतलब दूसरी से लेके तीसरी को देना। पहली तो हम है ना, तो दूसरी से लेके तीसरी को देना, उसको कहते हैं इंट्रापोर्ट। अब हम आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Auxiliaries to trade are those activities which are meant for assisting trade. Which are meant for assisting trade. Trade की हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उनको auxiliaries to trade कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स auxiliaries to trade के हमारे सामने हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड वेयरहाउसिंग। एक एक करके जानते हैं इनका मतलब क्या है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। बैंकिंग मतलब वही, बैंक्स में बिजनेस को अक्सर पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, लोन चाहिए उनको, क्रेडिट चाहिए, तो ये सारी चीजें उनको कौन देगा? लोन कौन देगा? बैंक देगा। ठीक है, बैंक एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको डिजायर्ड अमाउंट मिल सकती है, जितना आपको चाहिए उतना मिल सकता है डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो को भी पैसे की कमी है, कस्टमर से पैसा आया है, किसी को पैसा देना है, बैंक ट्रांसफर करना है, तो वो सारी चीजें ये बैंकिंग की जो सर्विस है वो संभालेगी। फिर आता है इंश्योरेंस की। जैसे कि हमने बात करी कि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, रिस्क को हम हटा तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं इंश्योरेंस से। तो यही वो इंश्योरेंस है जो काम आएगा। इंश्योरेंस सर्विस ही वो फैसिलिटी है जो बिजनेस के रिस्क को कम करने में काम आएगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाना है, फिर फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, सब में ट्रांसपोर्टेशन लगता है, सब में ट्रक लगते हैं बड़े बड़े, और बहुत सारी चीजें लगती हैं उसके मोबिलिटी में। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के अंदर देखी जाती हैं। फिर हो गया कम्युनिकेशन। कस्टमर से बात करनी है, अपने क्लाइंट से बात करनी है, रॉ मटेरियल से, सप्लायर से बात करनी है, और भी 10 लोग हैं जिनसे बात करनी है, तो उन सबसे कम्युनिकेशन आप कैसे बैठाओगे, सबसे आप कैसे बात कर पाओगे? थ्रू दिस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फैसिलिटी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आती है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी दुनिया को बताते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज फैलाते हो, अवेयरनेस फैलाते हो अमंग्स योर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अच्छा सामान बन गया, बना के तैयार हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि एकदम से बिक जाए, तो उसको कहाँ रखेंगे? बना हुआ गुड्स जो अभी तक बिका नहीं है तो उसको क्या फैक्ट्री में रखोगे? तो फिर बाकी सामान कहाँ बनेगा? नहीं, उसको हम रखेंगे एक अलग जगह पे जिसको बोलते हैं वेयर हाउस। वहां पे वो सारा फिनिश गुड्स रखा जाएगा जो बन गया है लेकिन अभी बिकना बाकी है। तो वो वेयर हाउसिंग की सर्विस है जो गुड्स को स्टोरेज की फैसिलिटी आपको देती है। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आया। पूरा बिजनेस एक्टिविटी बहुत सारा है, हमने डिस्कस किया। खतरनाक सा ये हो गया। मैं अभी कैमरे के पीछे गया था देखने, मेरे को लिखते लिखते इतना पता नहीं चल रहा था, बट सामने से देख रहा हूं तो बहुत खतरनाक सी स्लाइड है। 5 नहीं, इसको 10 सेकंड देते हैं, चलो आराम से लिख लो। कम पड़े तो फिर स्क्रीन पॉज करने का तो ऑप्शन है। चलो जाने से पहले और इसको लिखवाने से पहले मैं अपनी अपील कर लेता हूं कि भाई ये है हमारी आरटीजी सीरीज। जितना ज्यादा
आप लोग इसको देखोगे और जितना ज्यादा इसको प्यार दोगे उतना ही मेरे को वीडियो बनाने में आएगा मजा। अभी तो यार ये पहला दिन है बिजनेस स्टडीज का, अभी तो पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है। अकाउंट्स भी हमने थोड़ा सा ही कवर किया, इकोनॉमिक्स भी हमने थोड़ा सा ही कवर किया, अभी तो बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है। मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट वीडियो में 68 वीडियोस हैं। इतना सारा कंटेंट इतना कम टाइम पे आज तक कभी नहीं हुआ। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री में जो लेके आ रहे हैं, तो भाई मैंने अपना काम कर दिया है सीरीज लाके तुम्हें कंटेंट देने का। तुम्हारा काम ये है कि इसको शेयर करके लाइक करके इसको जितना हो सकता है उतना बड़ा बनाओ। अगर इस बार अच्छा रहा तो अगले साल इससे और बड़ा कुछ प्लान करेंगे, और जल्दी टाइम में और बेटर कुछ प्लान करेंगे, लेकिन तब जब आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। तो फटाफट इस वीडियो को करो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। So that's all for today. Thank you and have a nice day.